हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। टॉपिक है राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि घटना चक्र में पहले टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं एंड उसके बाद सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम सेम टॉपिक सेम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। विधानसभा संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 168 आर्टिकल 168 टू 212 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि राज्य विधानमंडल का गठन किसको मिलाकर होता है? विधान परिषद, विधानसभा एंड राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक राज्य में की विधानसभा उस राज्य में क्या है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है द्वारा चुने जाते हैं और ये अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम में 32, मिजोरम एवं गोवा में दोनों में 40 की विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली है। यहाँ देखिए, यूजुअली तो हम देखते हैं कि अधिक से अधिक 500 एंड कम से कम 60 सदस्य होते हैं विधानसभा में, लेकिन यहाँ कोई अपवाद है कि सिक्किम में 32 है एंड मिजोरम एवं गोवा में 40 है। इसको भी ध्यान में रखना है। इनके अतिरिक्त पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, 403 सदस्य है इसमें। ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। 87वां 87th संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2011 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार और कार्य जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने संसद में देखा था। लोकसभा अध्यक्ष का भी यही था। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष की संपर्क स्थापित करता है, अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है एंड अध्यक्ष, विधानसभा का जो अध्यक्ष है, इनकी अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। जो राष्ट्रीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 103 निर्धारित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में होने के कारण रिक्त रखी जाएगी। इस प्रकार जम्मू और कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है।
जैसा कि प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया था। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु पहली बार तथा 7 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाएगी। देखिए यहाँ 9 सीट जो है अनुसूचित जनजाति है और ये 7 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाओं की व्यवस्था है। ठीक है। अनुच्छेद 173 इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो संघ शासित प्रदेश कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्या है, आप विधानसभा के सदस्य कैसे कब बन सकते हैं, आपको उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और उनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है विधान परिषद। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है। ध्यान में रखना है, ये संसद कर सकती है। ठीक है। यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं का अस्तित्व है। तो ध्यान में रखिएगा कि विधानसभा तो सभी राज्य में है, लेकिन विधान परिषद जो है ना सभी राज्य में नहीं है। वो अभी वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद एंड विधानसभा दोनों है। तो 6 राज्य में कौन कौन से हैं जहां विधान परिषद है, तो एक है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। इस राज्य में विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों है। विधान परिषद जो है ना एक स्थायी सदन है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि राज्यसभा भी स्थायी सदन है, उसी तरीके से यहाँ विधान परिषद जो है अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो है वह निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो उस राज्य की जो विधानसभा की सदस्य की संख्या है, कुल संख्या है, उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। इसको भी ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तदनुसार अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटा सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है कि विधान परिषद जो है ना अपने सभापति या उपसभापति को कैसे साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके उनको पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 173 के तहत विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
निहित है, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्हताओं का उल्लेख है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखिए कि विधानसभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु होती है, जैसे कि हमने देखा था लोकसभा में सदस्य के लिए निर्वाचित होने के लिए वहाँ भी कम से कम 25 वर्ष की ज़रूरत है। ठीक है, 25 वर्ष की आयु की आवश्यक है। और विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष, और जैसे कि हमने संसद वाले में देखा था कि वहाँ राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु की आवश्यक होती है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, 60 दिन तक अगर वो बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है कोई सदस्य सदन से, तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद। ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है यह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री जो है यह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, मतलब पश्चात पर्यंत मतलब जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यह पद धारण करते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 के खंड 1 क के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं परंतु 12 से कम नहीं होगी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसको ध्यान में रखना है कि जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कौन से विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, ये होगा। ठीक है, एंड राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। देखिए यहाँ हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। टोटल 6 वर्तमान में टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है एंड विधानसभा सभी राज्य में होते हैं एंड राज्यपाल। तो इसको ध्यान में रखिए, 3 और 4 दोनों होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधान पालिका परिषद। संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। इनमें विधान या विधान पालिका जो परिषद जो है विधान परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निचला सदन होता है। जैसा कि हमने संसद में देखा था कि लोकसभा जो है वो निचला सदन है एंड राज्यसभा उच्च सदन होता है। उसी तरीके से राज्य में हम देखते हैं कि विधान परिषद उच्च सदन है एंड विधानसभा निचला सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 171।
राज्य विधान परिषद का प्रावधान विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। वर्तमान में केवल 6 राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों की विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में दूसरे सदनों की स्थापना या उसे रद्द करने की से संबंधित कौन सी सही विधि है? फर्स्ट है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव। ऑप्शन बी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव। ऑप्शन सी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित प्रस्ताव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी और डी गलत है। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद जो है यह विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169(3) के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधायी सदन की को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विधान परिषद। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए है किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, गलत है। ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, ये सही है। ठीक। ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य की राज्यपालिका द्वारा, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 169। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। राज्य विधान परिषद के उत्साधन समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये सही है। सेकेंड है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही। संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित कर सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो 1 ना ही 2। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/10। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, ठीक है, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्य जो है 1/9 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 में यथा संशोधित के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अनुसूची 3 में हुए संशोधन के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्यों 1/10 भाग को ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुल सदस्य संख्या 100 के गठन का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य की संख्या 38, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 8 एंड मनोनीत में 10, टोटल 100 सदस्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए संसद के अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के निकटतम 5/6, 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3, 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के कुल 58 सदस्यों में से 8 सदस्य लगभग 1/7 भाग, बिहार के विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 12 सदस्य लगभग 1/6 भाग, महाराष्ट्र के विधान परिषद के कुल 78 सदस्यों में से 12 सदस्य 1/6.5 भाग, कर्नाटक की विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 11 सदस्य लगभग 1/7 भाग, तेलंगाना की विधान परिषद के कुल 40 सदस्यों में से 6 सदस्य लगभग 1/7 भाग तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य 1/10 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है। फर्स्ट है इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, गलत हो जाएगा। राज्य विधान परिषद तो अस्थायी सदन है ना, कार्यकाल तो इसका है नहीं कोई निश्चित। ठीक है, अस्थायी सदन है ये। सेकंड है कि यह एक स्थायी सदन है, ये सही है। थर्ड है यह भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और फोर्थ है कि 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थानों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। फिफ्थ है कि 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सिक्स्थ है कि प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये सही है। सेवेंथ है कि उप राज्यपाल सदन का सभापति होता है, ये गलत हो जाएगा।
एंड 8 है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 6 एंड 8। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद जो है वह विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे निर्धारित की गई है। यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। सेकेंड है यथाशक्य निकटतम 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। थर्ड है यथाशक्य निकटतम 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। फोर्थ है यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। एंड फिफ्थ है कि शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हो। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्योगपति से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद जो है यह विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं की जा सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसका समापन या उत्साधन किया जा सकता है। ठीक, इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन है और ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में तो है विधानसभा, मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। संविधान के अनुच्छेद 161(1) क के तहत अनुच्छेद 168(1) क के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो बिहार में विधान परिषद है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, केवल 4। नेक्स्ट है, 1956 में, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? तो यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद बने कुल 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिका थी। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, महाराष्ट्र, मद्रास, तमिलनाडु जिसका नाम है मैसूर, अब कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल। इनमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्साधन कर दिया गया था, मतलब खत्म कर दिया, एबोलिशन कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद की स्थापना जम्मू और कश्मीर के 1957 में अपनाए गए संविधान के तहत की गई थी। आंध्र प्रदेश में पहली बार विधान परिषद 1958 में स्थापित हुई थी, जिसे 1985 में उत्साहित किए जाने के बाद यहाँ 2007 में पुनः विधान परिषद का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस हेतु तारीख नियत न की जाने के कारण यहाँ विधान परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों के विभाजन के साथ यहाँ विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है कितना? तो ऑप्शन डी 60 तथा 500। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम विधानसभा में 40 तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 30 निर्वाचित प्लस 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य ही हैं। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन के में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। गलत हो जाएगा। सेकेंड है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 170(1) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है। अनुच्छेद 173 ख के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 500। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि प्रश्नकाल जब पूछा गया था ये 2014 में, उस टाइम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है,
और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था। ठीक है, ध्यान में रखिए, केवल 10 वर्ष के लिए, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। तो इस संविधान संशोधन को ध्यान में रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक निर्धारित संख्या उत्तर प्रदेश में 403। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60 विधानसभा में सदस्यों की संख्या एक समान है, जबकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 68 इनमें से सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, गोवा में 40 विधानसभा के सदस्य की संख्या बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 70, ये भी सही है। मणिपुर में 62, ये गलत हो जाएगा, 62 नहीं है, मणिपुर में कितना है? 60। उत्तर प्रदेश में 403, ये सही है। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया है, जिसमें से लद्दाख के पास अपनी कोई विधायिका नहीं है, जबकि जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। अनुच्छेद 192 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में यह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य की निर्भरता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस संदर्भ में सभापति या अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता अयोग्यता का निर्धारण 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्यपाल करता है। हालांकि इस संदर्भ में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर के तहत 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य की निर्भरता का प्रश्न उठने पर विधानसभा के मामले में अध्यक्ष और विधान परिषद के मामले में सभापति निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसे? तो ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को।
संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि विधानसभा का या कि अध्यक्ष यदि विधानसभा का या कि सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी, तो इसका ये सही है। सेकेंड है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। यहाँ देखिए, संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है। अनुच्छेद 179 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा के 17वां शासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 174(2) क के तहत राज्य की विधानसभा के 17वां शासन का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल जो है यह अनुच्छेद 174(2) ख के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, यह भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अनुच्छेद 176 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण रूढ़िगत संबोधन करेगा। अनुच्छेद 208(1) के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन, विधानसभा या विधान परिषद अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208(2) के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और अस्थायी आदेश प्रवृत्त थे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल जो है यह वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकता है। साथ ही जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, सही है। ऑप्शन डी है कि एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी और डी सही है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अध्याय 9 के तहत लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव संबंधी व्यवस्था वर्णित है। नियम 50 के अनुसार ऐसा प्रस्ताव करने के लिए अध्यक्ष की सम्मति आवश्यक है। नियम 52(6) के अनुसार ऐसे प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
नियम 52(3) के अनुसार ऐसा प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। साथ ही नियम 52 फर्स्ट के अनुसार एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है कि अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। ये सही है। ऑप्शन बी है कि समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है कि वह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी उपबंध राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अध्याय 20 के तहत नियम 169 से 172 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त अध्याय 24 समितियां के तहत नियम 238 से 243 तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के संदर्भ में उपबंध है। इनमें नियम 240 अधीनस्थ विधान संबंधी आदेशों, संविधान के उपबंधों या सभा द्वारा किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृतियों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक विनियम नियम उपविधि आदि के संख्यांकन और प्रकाशन हेतु उपबंध करता है। नियम 243 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देश संख्या 2 3 जून 1959 में समितियों में या सदन में अधीनस्थ विधान के किसी प्रश्न पर विचार से संबंधित प्रक्रिया के विनियमन हेतु निर्देश है, जिसके अनुसार अन्य तीनों के प्रश्नगत कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक हो होगी। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गृह विभाग। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार प्रश्नगत विभागों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन है, जबकि गृह विभाग के प्राक्कलन समिति ख के नियंत्रणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है। फर्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के, बिल्कुल सही है। सेकेंड है भारत के उपराष्ट्रपति के, गलत हो जाएगा। थर्ड है राज्यसभा के सदस्यों के, ये सही है। फोर्थ है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4। राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 ख, राज्यसभा के सदस्यों अनुच्छेद 84 तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 171(3) घ के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किसी राज्य का विधानमंडल।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संबंधी उपबंध करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट है, यहाँ सुमेलित करना है संबंधित अनुच्छेद से। ठीक है, तो यहाँ बताना है आपको कि राज्य में विधायिका का गठन अनुच्छेद 168, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 195, वित्त विधेयक की परिभाषा मनी बिल की परिभाषा है अनुच्छेद 199। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 माह से अधिक तक नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197 फर्स्ट ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 माह तक। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 199 के खंड 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पुनः स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का भी निश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट है कि राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, किसके बगैर? तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति, मतलब पहले राज्यपाल की संस्तुति होना चाहिए, उसके बाद ही धन विधेयक पूरा स्थापित हो सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी अनुच्छेद 164। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये सही है। तो हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 163 फर्स्ट के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक, स्पष्टतः राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 91वां संवैधानिक संशोधन ने, 91st संवैधानिक संशोधन ने। 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 में जोड़े गए खंड 1 क के तहत यह उपबंधित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। नेक्स्ट है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, चयनित नहीं होता, नियुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका गलत आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। संविधान के अनुच्छेद 164(4) में प्रावधानित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडित अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्हरित हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। यह भी गलत है। तो इस तरीके से दोनों गलत है, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। सेकेंड है कि वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है। थर्ड है कि उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो इस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचनों में मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष एवं 30 वर्ष है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निर्भरता का वर्णन है। धारा 8(1) के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्धारित होगा और उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्धारित बना रहेगा। धारा 8(3) के अनुसार सिद्ध दोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्धारित होगा और उसे छोड़ जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्धारित बना रहेगा। इसके तहत स्थायी तौर पर निर्धारित किए जाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, तो ऑप्शन डी राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूटकास्ट की सहायता से चयन कीजिए। फर्स्ट है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय जो है वो राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, यह भी सही है। थर्ड है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, गलत हो जाएगा। फोर्थ है कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने भी निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, तो ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4 सही है। संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। कथन फर्स्ट है कि न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, सही है। कारण है कि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, ये भी सही है। तो इस तरीके से कथन एंड कारण दोनों सही है एंड व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व की प्रणाली के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के खंड 3 में उपबंधित है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अतः न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद को राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत मंत्री जो है यह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करने के कारण राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विधानसभा। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 5 वर्ष। यहाँ देखिए कि जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था, ठीक है, होता था, और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है।
और वह तब तक पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रावधानित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी जो है यह भारत की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी और वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रविशंकर शुक्ला। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद नारायण सिंह। और इस अवधि में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली मुख्य शक्ति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सचिवालय। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन का शीर्ष स्तर होता है जिस पर राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों के निर्माण का दायित्व होता है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकार के नीति निर्माण और उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नास्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुख्य सचिव। राज्य सचिव के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नास्तियां मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है। इसके अतिरिक्त वह सामान्य प्रशासन विभाग में शासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभाएं भंग नहीं हुई थी? तो ऑप्शन डी, बिहार की। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। यहाँ देखिए, वर्ष 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु प्रशासनिक आदेश द्वारा 5% आरक्षण लागू किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। पुनः वर्ष 2005 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश और फिर अधिनियम लाकर ऐसा ही प्रयास किया गया, परंतु आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इसे भी असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया गया। फिर भी वर्ष 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कुछ पिछड़े वर्गों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया। ठीक है, जिसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने फरवरी 2010 में पुनः खारिज कर दिया। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ठीक, जनवरी 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों के लिए 4% कोटे को जारी रखने की स्वीकृति देते हुए इस मामले को संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है तथा 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद यह 4% आरक्षण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में लागू है। वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% करने हेतु विधेयक पारित किया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। ठीक है, गोवा प्रश्नगत राज्यों में भारत का ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। ध्यातव्य है कि 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक
पारित किया गया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 11 मार्च 2024 को स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया और यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य में 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।